हेलो एमए फाइनल के स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। आज आपको राजनीतिक भूगोल के अंतर्गत सीमांत एवं सीमाओं में अंतर को पढ़ाएंगे। उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है कि जैसे पहले बताया था सीमांत और सीमाओं के बारे में बताया था, जिसी को उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है कि सीमांत सीमा पर्यायवाची नहीं अपितु पृथक है। यद्यपि कुछ भाषाओं में दोनों के लिए एक ही शब्द, जैसे फ्रेंच में फ्रंटियर तथा जर्मन में क्रोज ग्रेनेज। सामान्यतया सीमांत तथा सीमा की विभिन्नता को निम्न प्रकार से प्रदर्शित किया जा सकता है। ई मूडी के अनुसार सीमांत की क्षेत्रीय तथा सीमाओं की रेखात्मक प्रकृति होती है। स्पष्ट है कि सीमांत का एक क्षेत्र में विस्तार होता है, दूसरी ओर सीमा मात्र एक रेखा होती है। इसी कारण सीमांत को प्राकृतिक माना जाता है, क्योंकि ये धरातल का कुछ भाग सम्मिलित करते हैं। दूसरी ओर सीमाओं को कृत्रिम माना जाता है, क्योंकि इनको मानव द्वारा निश्चित निर्धारित किया जाता है। यह आवश्यक नहीं है कि सीमा प्राकृतिक धरातल से सामंजस्य करे। यदि वे प्राकृतिक सीमा जैसे नदी, पर्वत, श्रेणी आदि भी हों, किंतु जैसे ही उनको सीमा माना जाता है, उनका स्वरूप मानवीय हो जाता है। प्रकृति ने इनको इसलिए नहीं बनाया कि वे सीमा का कार्य करें। ये कार्य मानव अस्तित्व की उपज है। उदाहरण के लिए राइन दरार घाटी फ्रांस और जर्मनी के मध्य प्राकृतिक सीमा अंत है, किंतु राइन नदी का दोनों देशों के मध्य सीमा निर्धारित करना उसको कृत्रिम स्वरूप प्रदान करता है, यद्यपि नदी प्राकृतिक है। सीमांत पर्वत बाह्य पर्वत होते हैं तथा सीमाएं अंतर होती हैं। सीमांत प्रदेश बाहरी होने से उसकी मूल प्रकृति अन्य क्षेत्रों से संबंधित होती है। इतिहास में अमेरिका, रूस, चीन आदि के उदाहरण मिलते हैं, जहाँ सीमांत क्षेत्रों में केंद्रीय शक्ति से भिन्न विचार विकसित हुए हैं, जबकि सीमाएं केंद्रीय शासन के कानून द्वारा नियंत्रित होती हैं। तीसरा, सीमांत बाहरी शक्ति के रूप में तथा सीमांत केंद्रीय शक्ति के रूप में होता है। चौथा, सीमांत एक संयुक्त तत्व के रूप में तथा सीमांत विच्छेदक के रूप में होती है। पांचवा, सीमांत का क्षेत्रीय विस्तार होने के कारण इसमें प्राकृतिक मानवीय साधन होते हैं तथा कुछ जनसंख्या में निवास करती है। छठा, रेडजल ने सीमांत सीमाओं का अंतर स्पष्ट करते हुए व्यक्त किया है कि सीमावर्ती प्रदेश वास्तविकता है, जबकि सीमा रेखा इसका संक्षिप्त स्वरूप है। सीमांत एवं सीमाओं के अंतर को स्पष्ट करने के लिए श्रीमान H.J. बिल्जे महोदय ने सिस्टमेटिक पॉलिटिकल ज्योग्राफी केंद्र 1966 में बोला है, द बाउंड्री इज डिफाइंड एंड रेगुलेटेड बाय लॉ, national and international, and as such its status and characteristics are more informal and can be defined with some processions, but the frontiers is as a phenomena of history. Like history, it was respect itself, but again like history, it is always unique. सीमा संबंधी दृष्टिकोण का विकास। सीमा का वर्तमान स्वरूप सदैव इसी प्रकार का न होकर विकास का प्रतिफल है। जैसे जैसे धरातल के ज्ञान में वृद्धि होती गई तथा राजनीतिक संबंधों में जटिलता का विकास हुआ, सीमाओं के स्वरूपों में परिवर्तन आ गया। विभिन्न क्षेत्रों में तथा विभिन्न समय में इनको परिवर्तन दृष्टिगत होता है। सीमाओं की प्रकृति समझने के लिए इनका संक्षिप्त विवरण अपेक्षित है। इसमें आदिम दृष्टिकोण। सीमा संबंधी प्राचीन दृष्टिकोण को आदिम दृष्टिकोण कहा जाता है। उस समय राजनीतिक व्यवस्था का विकास नहीं हुआ था। आदिवासी जाति यह चारों ओर से क्षेत्र तथा जहाँ तक इसका ज्ञान होता था वहीं उसकी अंतिम सीमा थी। यद्यपि ये सत्य कि समय रेखात्मक न होकर केवल मात्र क्षेत्र अथवा प्रदेश से था। इसके कुछ अपवाद भी थे, जिस पश्चिमी अमेरिकन की बोरी जाति ने कांटेदार जाल सीमाओं से सीमा निर्धारित कर रखी थी। दूसरा है एशिया के प्रचलित सीमा संबंधी दृष्टिकोण। चीन में सीमा के संबंध में कभी निश्चित विचार नहीं थे। चीनी लोग चारों क्षेत्रों को जंगलों लोगों या निम्न स्तर का मानते थे।
इसी कारण इसका प्रयत्न जंगली लोगों से अलग रहने का रहा है। चीन की दीवार, जिसको एक स्थायी सीमा कहा जा सकता है, इसी भावना का प्रतिफल है। चीन की दक्षिणी सीमा कभी निश्चित नहीं रही, किंतु कृषि विस्तार के साथ इसका दक्षिण में विस्तार होता गया। चौथा है रोमन सीमा संबंधी दृष्टिकोण। रोम ने कहा चीन के समान कोई निश्चित सीमा संबंधी विचार नहीं था, किंतु अन्य क्षेत्रों के निवासियों से अलग करने वाले क्षेत्र की सीमा मानते थे। यद्यपि ये प्राकृतिक तत्वों जैसे पर्वत, नदी, जल विभाजक आदि को सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से सीमा मानते थे। उन्होंने अपने सामंजस्य की सुरक्षा हेतु सीमांत क्षेत्र में अनेक सुरक्षात्मक उपाय कर रखे थे। इनको वे लाइम्स की संज्ञा देते थे। इस भाग में खाइयाँ खोदकर या अवरोध आदि का निर्माण कर सुरक्षात्मक उपाय किए जाते थे। मध्ययुगीन यूरोप में सीमा संबंधी दृष्टिकोण। इस समय यूरोप में असामंतीकरण था, जबकि छोटे छोटे क्षेत्रों पर अलग अलग राजाओं या धार्मिक लोगों का प्रभुत्व था। इस काल में अनेक नदियों द्वारा उपयोग अधिकता से किया जा के रूप में किया गया। इस युग की प्रमुख विशेषताएं रही छोटे छोटे राज्यों का विकास, जिसमें आपसी विवाद युद्ध होते रहते थे। राष्ट्रीयता एवं सीमा संबंधी दृष्टिकोण। मध्य युग के पश्चात जैसी राष्ट्रीय राज्य नेशन स्टेट के जन्म के साथ ही सीमाओं की प्रकृति में परिवर्तन आया, क्योंकि इनमें पूर्व राज्य मात्र एक व्यक्ति की संपत्ति था। जैसे कि राष्ट्रीयता राज्य का आधार बनने लगी, यह मांग प्रारंभ की सीमाओं का निर्धारण सूक्ष्मता से किया जाए। इस पश्चात अनेक सीमाओं का निर्धारण क्षेत्र के सांस्कृतिक स्वरूप और राष्ट्रीयता के आधार पर किया गया। रेखात्मक सीमा संबंधी दृष्टिकोण। सीमाओं के इतिहास में रेखात्मक सीमाओं का विकास मुख्यतः साम्राज्यवादी शक्तियों की देन है। ये रेखात्मक सीमाएं अधिकांशतः यूरोपीय साम्राज्यवादी शक्तियों ने अपने उपनिवेशों में स्थापित की। इसका कारण विशाल क्षेत्रों तथा जानकारी न होना। इस प्रकार के क्षेत्रों में ये भाषा सबसे ज़्यादा साधारण सीमांकन था। इस कारण अफ्रीका में इस प्रकार की अनेक सीमाएँ हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया आदि की सीमा देशांश देशांतर के सहारे या नदियों के सहारे की संपूर्ण प्रशासनिक सीमाओं का निर्धारण किया गया। 1784 में थॉमस जेफरसन महोदय ने संयुक्त राज्य की वर्तमान सीमाओं का रेखात्मक स्वरूप निर्धारित किया। इस प्रकार की सीमाओं में स्थानीय निवासियों के हितों को ध्यान में रखा जाता है, अतः अनेक सीमाओं का जन्म होता है। इस प्रकार की सीमाएं अफ्रीका में अधिक हैं। उपयुक्त विवरण से स्पष्ट कि प्राचीन काल में एक देश से सीमा परिक्रमा का प्रारंभ होकर आज इसका अति सूक्ष्मता से निर्धारण रेखात्मक स्वरूप हो गया है। आज प्रत्येक देश अपनी सीमाओं को सुनिश्चित चाहता है। ये कारण के विषय में आज अधिकांशतया सुनिश्चित सीमाएं, इनमें तनिक सा व्यतिक्रम अनेक विद्वानों द्वारा कारण बन जाता है। सीमाओं के विकास सोपान। वर्तमान विश्व में सीमाओं का अति जटिल जल जाल विस्तार है। यहाँ तक कि अंटार्कटिका के हिमखंडित क्षेत्र में भी सीमाएं हैं। प्रत्येक देश में सीमाओं का निर्धारण सरलता से नहीं हो सकता है। अभी तो अनेक समझौतों विवाद के पश्चात इसका निर्धारण होता है। यहाँ तक कि अनेक बार युद्ध भी इसके निर्धारण में हो जाते हैं। सीमाओं के निर्धारण में भौगोलिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामरिक आदि अनेक तथ्यों पर ध्यान दिया जाता है। अतः राजनीतिक भूगोल में इसका विकास क्रम महत्वपूर्ण रखता है। भूगोलवेताओं ने संबंध में अनेक विचार प्रस्तुत किए। भिन्नधर्म ने इसकी 3 अवस्थाएं आदिम, संक्रांति और आदर्श बताई हैं। आदिम सीमा परिभाषित नहीं होती है, वही एक प्रकार सीमांत ही होता है। सीमा की क्रांति दशा का समय होता है, जबकि सीमा का पूर्व निर्धारण नहीं होता है तथा दोनों ओर 2 शक्तियों अपना प्रभाव डालती हैं। अंत में आदर्श दशा में सीमा निश्चित हो जाती है और वातावरण का एक अंग बन जाती है। लेप्रेडेली ने सीमा विकास के 3 स्तरार्थ योजना, जिसमें पहला योजना, दूसरा निर्णय, तीसरा निर्णय को लागू करना वर्णित किए गए हैं। इसी प्रकार के प्रोफेसर जॉन्स ने सीमा विकास की 4 दशाएं अर्थात निश्चित, निर्धारण, अंकन और प्रशासन व्यक्त किए हैं। सामान्यतः सीमा विकास की 3 अवस्थाएं मानी जाती हैं: निश्चित, निर्धारण और अंकन। इस प्रकार हम है जो इनका फिर आगे से जैसे निश्चय, निर्धारण और अंकन, ये 3 हैं। इन तीनों को
अब आगे कल इन 3 अवस्थाओं को इसका फिर विश्लेषण करेंगे। इसका आज इतना ही, धन्यवाद।